टारगेट ऑल टाइटंडेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लूसेंट जी के लेटेस्ट एडिशन 2021 की सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने 4 वीडियोस एंशियंट हिस्ट्री पर बना दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड ई दृष्टि 2021 पढ़ने के लिए भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एंड स्पीडी करंट अफेयर्स भी, तो काफ़ी सारी लेटेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे में जैसा कि लूसेंट जीके में मौर्य साम्राज्य तक हमने पढ़ लिया था एंड मौर्य साम्राज्य चल रहा था। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे चखा करते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। इसके बाद आता है नेक्स्ट शासक बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा और इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। वायु प्राण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा और इसे ही मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक बनाए थे, पर एंटियोकस ने दार्शनिक को नहीं भेजा था। ये ध्यान रखना, मदरा और सूखे अंजीर भेजे थे। ओके। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों में विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। इसके बाद नेक्स्ट शासक आता है अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी यानी कि अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्या वदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का राज्यपाल था। मौस्की, गुर्जरा और नैतूर यानी कि उड्डेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्मा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है। भ्राभु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख किसमें मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस
टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्लड़ ने राजतरंगड़ी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। कौन? अशोक। निक्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अहोरारा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइकी लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइकी लिपि का अवलेख अफगानिस्तान से और खरोष्टी लिपि का सहवासगढ़ी से एवं मन सेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अवलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अवलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पोद्रेटी यानी कि फैंतेलर ने की थी और इसकी संख्या 14 है। अशोक के अवलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। तो अशोक के शिलालेख कितने थे? 14 थे। पहला शिलालेख जिसमें पशुपली की निंदा, दूसरा शिलालेख जिसमें मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, तीसरा शिलालेख इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा शिलालेख जिसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई, किसमें? चौथे शिलालेख में। 5वें में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6वें में इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें में इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें में इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, किसमें? 11वें में। 12वें में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। और 13वें में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, जिसमें 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। शिलालेखों की 14 थी और स्तंभ लेखों की 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ लेख में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। प्रयाग स्तंभ लेख को दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली मेरठ अभिलेख स्तंभ लेख, मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा
दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज 1872 ई में कार्लाइल ने की। इसके बाद लौरिया यानी कि अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ यानी कि चंपारण बिहार में। इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना है। किस पर? लौरिया नंदनगढ़ पर, जो चंपारण बिहार में है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। किसको? कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा और अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम की धार्मिक कर यानी कि बलि माफ कर दिया था। महास्थान यानी कि बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। पृथक पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए कुना यानी कि कंदहार अभिलेख ग्रीक, आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया। तो अर्थशास्त्र में चर किसको कहा गया? जासूस को कहा गया। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को क्या कहा गया? चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। प्रांतों का विभाजन विषय में जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आइए इसकी अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ देखते हैं। मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री, पुरोहित यानी कि धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति यानी कि सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज यानी कि राजपुत्र, द्वारिक यानी कि राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक यानी कि अंतपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता यानी कि आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता यानी कि राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशासता यानी कि कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्ट्र यानी कि कमिश्नर, पौर यानी कि नगर का कोतवाल, व्यवहारिक यानी कि प्रमुख न्यायाधीश, नायक यानी कि उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, नायक यानी कि नगर रक्षा का अध्यक्ष, ओके, कर्मांतिक यानी कि उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद यानी कि अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल यानी कि दुर्ग रक्षक, अंतपाल यानी कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिक्री कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। और यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया।
जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नेक्स्ट है प्रशासनिक समिति और उसके कार्य देखते हैं। ये हो गई समितियां एंड ये हो गए उनके कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य, द्वितीय विदेशियों की देखरेख, तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, षष्ठम बिक्री कर वसूल करना। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ी। एंड मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के पास माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण एवं सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। शुंग एवं अब पढ़ते हैं ब्राह्मण साम्राज्य यानी कि शुंग एवं कण्व वंश। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवबूधि था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। इसके बाद आता है सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध, 1 राजसूय यज्ञ किया और सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे।
हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुड़ाणे ने व्रत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा के सर्वाधिक एवं पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से लाया जाता था। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो सातवाहन शासकों ने। भूमि दान सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का भी उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों ने अपने मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। इसके बाद कलिंग, चेदी वंश। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी राजधानी हमें हाथीगुम्फा अभिलेख यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। किसका? चेदी यानी कि कलिंग राजवंश का। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे और जल्दी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। एंड ई दृष्टि पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए।